नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, राष्ट्र की आवाज। मैं आपके साथ कुंदन जमयार। जब एक राजनेता दूसरे राजनेता के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है तो मामला सियासी हो जाता है। जब एक सांसद एक राज्य के मुख्यमंत्री के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करती है तो मामला खतरनाक हो जाता है। शहर के सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में जब से शिवसेना का सामना तथाकथित हनुमान सेना से हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ सियासी हो गया है। इस सियासत में अब शिवसेना सरकार आक्रामक हो गई है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा पर जारी सियासी घमासान का पूरा सच आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने बीत चुके हैं। युद्ध थमने के बजाय खतरनाक होता जा रहा है। वॉर जोन से सामने आ रही तस्वीरें दुनिया को परेशान करने लगी हैं। यूक्रेन के शहर शमशान में तब्दील होते जा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों से सामने आ रहे लाशों के अंबार युद्ध का खौफ और दर्द बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको मारियोपोल शहर के हालात से भी रूबरू करवाऊंगा। श्रीलंका के साथ हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार वाला संकट नेपाल में भी गहरा गया है। कोरोना महामारी की मार तो एक बड़ी वजह बनी ही है। चीन के रण जाल ने कैसे नेपाल को बर्बाद कर दिया है, मैं आपको इस बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। तो शनिवार सुबह से हनुमान चालीसा पर छिड़ा सियासी संग्राम जो है शाम होते होते क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ नहीं करने का ऐलान किया ही था कि पुलिस उनके घर पहुंच गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवनीत राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मतलब उनके हनुमान चालीसा के पाठ वाले बयान को मुंबई के लिए खतरनाक माना गया है। शनिवार के दिन मुंबई में एक बड़ी पॉलिटिकल फिल्म रिलीज हो गई। रिलीज होने के साथ ही पूरे देश के सियासी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो गई। नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो गई। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के बड़े सियासी हनुमान भक्त को महाराष्ट्र पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई। शनिवार की सुबह से महाराष्ट्र की सियासत में जो तूफान आया हुआ था वो देर दोपहर तक बस थोड़ी देर के लिए थमा ही था कि अचानक से क्लाइमेक्स आ गया। हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा मातोश्री के बाहर नहीं कर सकी। उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज ज्या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराच्या बाहेर पाऊल ठेवलं नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे। आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का यह सियासी मॉडल सवाल खड़े कर रहा है। बिना नोटिस बेहद अपमानजनक तरीके से एक सांसद और एक विधायक की गिरफ्तारी करके उद्धव सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ गुनाह हो गया है? क्या मुंबई में कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य हो गया है? नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं।
नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। जो 7.5 और ग्रहण हमारे महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री द्वारा लगा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इससे बाजू में लेके जाना था। इसलिए हमने भी आग्रह किया कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, पर ना ही वो दर्शन के लिए गए, ना ही हनुमान चालीसा का पाठन किया। और कई शिव सैनिकों ने मुझे जो धमकी, और विधायक को, रवि राणा जी को जो धमकी दी कि अपने पैरों पे आएंगे तो पैरों पे हम वापस जाने नहीं देंगे, वो धमकी को मैंने उसी दिन एक्सेप्ट किया कि मैं भी मुंबई की बेटी हूँ और विदर्भ की बहू हूँ, तो मुझे भी देखना है उनमें कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है, और उनमें कितनी ताकत है और भगवान के नाम स्मरण करने वालों में कितनी ताकत है। ये दोनों अंतर हम खुद देखेंगे। 3 दिन 4 दिन हमने इंतजार किया। मैंने उन्हें आह्वान किया था, आप तारीख दीजिए, आप समय दीजिए, हम मुंबई आएंगे। अब तक उनका इंतजार किया, उन्होंने ना तारीख दी ना समय दिया, पर अब हमने उनको समय दिया है कि शनिवार को 23 तारीख को हम मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जोर है तो रोक के दिखाएंगे। शिवसेना को चुनौती, मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ की चुनौती। फिर क्या, शनिवार सुबह से ही मुंबई की सड़कों पर शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया। नवनीत राणा के विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया। मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटे, नवनीत राणा के घर का घेराव किया, जमकर बवाल काटा। महाराष्ट्र पुलिस रोकने की महज खाना पूर्ति करते दिखे। बैरिकेड तोड़ के नवनीत राणा के घर तक पहुंच गए शिवसेना के कार्यकर्ता। राणा दंपत्ति को धमकाया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने का डर दिखाया। आखिरकार नवनीत राणा ने अपना फैसला बदल लिया, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का फैसला टाल दिया, लेकिन अंदाज सियासी ही रहा। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। शायद नवनीत राणा की यही बात शिवसेना को चुभ गई। हार कर भी जीत का दावा करना नवनीत राणा को भारी पड़ गया। मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच गई, उन्हें और उनके पति को जबरन उठाकर ले गई। एक तरफ तो हनुमान भक्त की गिरफ्तारी का घोर सियासी अभियान चला, तो साथ ही शिव सैनिकों का सेलिब्रेशन वाला कार्यक्रम भी खूब जोरदार चला। ये मुंबई नगरी की शिवसेना स्टाइल सियासत है। सुबह से कानून तोड़ हंगामा और अब कानून के साथ उसके एक्शन पर सेलिब्रेशन। ये अलग बात है कि लीड नवनीत राणा कर रही हैं, शिवसेना ग्रे शेड में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुंबई की सड़कों पर शनिवार सुबह से शिवसेना के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हनुमान चालीसा वाले ऐलान ने शिवसेना को परेशान कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ शिवसेना तो दूसरी तरफ हनुमान सेना के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बाद नवनीत राणा महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हनुमान भक्त की पहचान चाहती हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा हाथ आजमाना चाहती हैं। क्या है हनुमान चालीस? सर कौन पठन करेगा? क्या है हनुमान चालीस? सर कौन पठन करेगा? क्या है हनुमान चालीस? सर कौन पठन करेगा? बाकी सब बंगाल है, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शनिवार के दिन, हनुमान के दिन, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है, सड़कों पर घमासान है। एक तरफ शिवसेना है जिसके साथ सरकार की शक्ति है, तो दूसरी तरफ हनुमान सेना है जिनके पास हनुमान की भक्ति है। प्रशासन
शासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये शिव सैनिक सड़कों पर डटे हैं, हाथ में लाठी डंडे तो नहीं है, लेकिन हौसले कम नहीं है। तो डर है, डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही, और वे डर होना चाहिए जो आप लोग आज देख रहे हो। आप बताइए क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे बताया उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया ऊपर बैठ के। पढ़ने से किसने रोका है? उसको घर में पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो तो स्टंट करने का जब उन्होंने नाटक किया तो हमने उनको यहाँ तक लेना है, यहाँ से आके तो पढ़ो, तुम्हारे घर के नीचे तो आके पढ़ो, घर के अंदर पढ़ा है। सारे शिव सैनिक तुमको यहाँ पे पठन करने के लिए आए, तो उनके साथ में बैठ कर पठन तो करो, वहाँ तक जाने की जरूरत क्या है? आप छठे माले से लिफ्ट से नीचे तो आ जाओ। आप कब तक रुकने वाले हैं शिवसेना के यहाँ? डेफिनेटली उनका हनुमान चालीसा या अभी प्रसाद लेने को आएंगे, हम प्रसाद देने के बाद ही जाएंगे ना। अभी पठन किया तो नीचे आके प्रसाद लेना चाहिए। आप बताइए कब तक? हमारे घर में बैठे हैं, वो बाहर से आए, हमारे घर में हम बैठे ही रहेंगे, हम क्यों जाएंगे हमारे घर? तो क्या उनकी जीत मानते हैं, अपनी जीत मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया ऊपर, सोशल मीडिया पे घर में कोई भी पढ़ सकता है, हम हिंदू है, हम भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। तो क्या वजह थी दूसरे उनको के घर में जाके पढ़ना ये धर्म में लिखा है? क्या वजह लगती है कि मातुश्री के सामने उन्होंने बोला कि हम हनुमान वो चालीसा? आपको पता है ना पब्लिसिटी के कितने भूखे हो, शिवसेना को टारगेट करके उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, जो वो कर रहे, आपको पता ही है, पूरे महाराष्ट्र को पता है। ये दोनों जो है दाम्पत्य, वो हाँ कलाकार है, वो कलाकारी करते रहते पब्लिसिटी के लिए। किसी को घर से ही बाहर नहीं आने देना है, वो सांसद ही क्यों ना हो, वो विधायक ही क्यों ना हो, वो हनुमान भक्त ही क्यों ना हो। वो हनुमान चालीसा ही पढ़ना चाहता है तो क्या उसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जाएगा? मुंबई की सड़कों पर उसे शनिवार के शुभ दिन हनुमान जी की भक्ति करने नहीं दिया जाएगा। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का। हम मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार अपनी है, महाराष्ट्र की पुलिस अपनी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने हैं, तो कोई हिम्मत दिखा करके तो दिखाए, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करके तो दिखाए। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ रहा है तो उसका स्वागत अगर हमें करना है तो हम बैठे रहेंगे। वो मेहमान अगर आने में देरी कर रहा है तो उसमें शिवसैनिक से सवाल नहीं पूछना चाहिए, उस मेहमान से पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेहमान जो हैं, जो बिन बुलाए आई हैं, अमरावती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो पूरी हिम्मत दिखाकर यहाँ पे जरूर आएंगे। शिवसेना की आन बान शान पर दाग नहीं होना चाहिए, शिवसेना की सियासत पर आंच नहीं आनी चाहिए। कोई प्यार से समझ जाए तो सही, नहीं तो समझाना शिव सैनिकों को खूब आता है। उसको जाने ही नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम लोग उसको। हम उनको मातोश्री में ले जाएंगे, उनको चालीसा पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाएंगे हम उनको नीचे उतरने बोलो। अभी महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की सियासी काट बनकर तेजी से उभर रही है तथाकथित हनुमान सेना। हनुमान भक्तों की सेना अचानक आगे आ गई है। नवनीत राणा बोल्ड तस्वीरों की वजह से साउथ की फिल्मों में पहचान बनाकर सियासत में एंट्री तो संभव हो गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद भी चुनी गई, लेकिन अब सियासत में और आगे बढ़ने के लिए नवनीत राणा को बवाल वाली सियासत पर भरोसा ज्यादा लग रहा है। हनुमान की भक्ति से कुछ बड़ा हासिल हो सकता है, ऐसी उम्मीद जगा रही है। इसलिए तो नवनीत अचानक से महाराष्ट्र में चालू हुई अजान वर्सेज हनुमान वाली सियासत का हिस्सा बन गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ खड़ी हो गई। अपनी दमदार एंट्री के साथ नवगठित तथाकथित हनुमान सेना की नंबर 2 चेहरा बन गई। बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है,
क्यों है? 7.5 और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा है, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं। अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है, तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में। अब जब हनुमान जी की सियासी भक्ति का संकल्प ले ही लिया है, अब जब राज ठाकरे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले ही लिया है, तो डर कैसा? नवनीत ने चुनौती सीधे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को दे डाली। संकल्प कुछ ऐसा ले लिया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का ऐलान हनुमान भक्त नवनीत के साथ साथ शिवसेना के लिए भी जान का जंजाल बन गया। शनिवार को सुबह 9 बजे का वक्त तय किया था नवनीत ने, लेकिन शनिवार सुबह सुबह बड़ी संख्या में शिवसैनिक सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा काटा, मुख्यमंत्री आवास को घेर कर बैठ गए। चेहरे पर डर चालीसा पाठ का दिखा, लेकिन जुबान पर स्वागत की बात रही। मैं बस ये कहने आऊंगी, मातोश्री में मैं आती रहती हूँ, तो ये कोई नया दिन नहीं हमारे लिए कि हम मातोश्री में आए हैं। बस ये नया दिन है, हम सब वेलकम कमेटी बनकर बैठे हुए हैं, सवेरे 9 बजे से पहले से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति है कि बुलाए हुए मेहमान हो या बिन बुलाए मेहमान हो, उनका स्वागत पूरी वेलकमिंग कमेटी करती है। तो आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो हम सब वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उधर नवनीत राणा के मुंबई वाले फ्लैट का भी घेराव किया, जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की है तो क्या हुआ? मुंबई पुलिस शिवसेना सरकार के आदेश पर काम करती है तो क्या हुआ? शिवसेना जिस हंगामे वाली सियासत के लिए जानी जाती है, उसे कैसे छोड़ सकती है? कि कितनी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहां पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं, कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी या पद्धति से जो मुख्यमंत्री है हमारे, काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न मेरा इनसे। हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान कैसे एक सांसद की जान पर खतरा बन सकता है? मुख्यमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कैसे एक विधायक की जान के लिए खतरा बन सकता है, ये सारे देश ने देखा। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंता के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है या पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का
रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और 2 महीने बीत चुके हैं। दोनों तरफ से जमकर बमबारी हो रही है। मारियोपोल में रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मारियोपोल में सामूहिक कब्र मिलने से मातम फैला हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही यूएनओ चीफ से मिल सकते हैं। दोनों के बीच जंग को लेकर बातचीत होगी। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूसी फौज को जबरदस्त तरीके से बर्बाद किया है, नुकसान पहुंचाया है। मारियोपोल में मिली सामूहिक कब्र से मातम। 1000 से ज्यादा शव दबे होने की आशंका। 24 घंटे में 56 हमलों से खार्किव की हालत खस्ता। जंग में 21,000 रूसी सैनिकों के मौत का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। मगर युद्ध खत्म होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। रूस की सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। मारियोपोल पर पुतिन की सेना ने कब्जे का दावा किया है, लेकिन इस दावे में ज्यादा दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि एजो स्टील प्लांट के बंकर में अच्छे खासे सैनिक और स्थानीय लोग दिख रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर शिकन नहीं है। जानकारी मिली है कि रूसी सैनिक छिपे हुए सैनिकों पर हमले के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वे उनके ठिकानों का घेराव करके उनके निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन के प्लान के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए 2 ही विकल्प छोड़ना चाहती है, या तो बाहर आकर सरेंडर करे या फिर अंदर ही भूख से तड़प कर मौत। मारियोपोल के बाहर मिली एक और सामूहिक कब्र इस बात का सबूत है कि रूस के बम और बारूद ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। प्लेनेट लैब्स के जरिए स्पेस से ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें सामूहिक कब्र बताया जा रहा है। 45 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी इस कब्र में मारियोपोल के कम से कम 1000 स्थानीय लोगों के शव होने की बात कही जा रही है। दो महीने से जारी जंग में कई शहर तबाह हो गए हैं। हजारों सैनिक मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने जंग की शुरुआत से अब तक 854 रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। इधर रूस ने खार्किव पर एक दिन में ताबड़तोड़ 56 हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की माने तो उसके सैनिकों ने यूक्रेन के खार्किव में एक Su-25 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसके अलावा 3 Mi-8 हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। जंग के दौरान सामने आ रही तबाही की तस्वीरों के बीच तुर्की ने बड़ा दावा किया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है 48 घंटे के भीतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस्तांबुल में मुलाकात हो सकती है। हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग थम जाएगी। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जल्द मिलकर समस्या को सुलझाएंगे। हम दोनों देश के नेताओं के संपर्क में हैं। बम,
बारूद और बर्बादी के बीच यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस मंगलवार को मॉस्को जा सकते हैं और वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। गुटेरेस रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे। उधर रूस यूक्रेन जंग में जहां चीन रूस की मदद कर रहा है, तो ताइवान यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। ताइवान ने करीब $8 मिलियन यानी 611 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस रकम का इस्तेमाल वहां हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज को फिर से शुरू करने के लिए किया जाएगा। ऐलान जंग से लेकर 22 अप्रैल तक वॉर में पुतिन की सेना को बड़ा नुकसान होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। युद्ध के दौरान रूस ने अपने 21,200 सैनिकों को खो दिया है। हाई टेक्नोलॉजी से बने 156 हेलीकॉप्टर, 838 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 176 प्लेन, 2162 बख्तरबंद गाड़ियां, 138 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 1523 गाड़ियां, 172 ड्रोन और 69 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर तबाह हो चुके हैं। रूस से सैनिकों और आधुनिक हथियारों की वो लंबी लिस्ट है जिसकी आहुति पुतिन अपनी सनक में दे चुके हैं। 2 महीने होने को आई, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। पुतिन रुकने को तैयार नहीं, जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। तबाही की तस्वीरों के बीच युद्ध को रोकने के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर युद्ध में यलगार और तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जंग में रूसी सेना एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी फौज को लहूलुहान कर रही है। रूस ने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। जंग के मैदान से आए दिन एक न एक नए हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आती रहती है। आइए आपको रूस के उन बेहद खतरनाक हथियारों के बारे में बताते हैं जो यूक्रेनी सेना के लिए काल बनकर सामने आए। रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। जमीन से, आसमान से, सामने से, समुद्र से, यानी हर तरफ से बम बरसा रहा है। मिसाइल और गोलियों की ही तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। रूस ने यूक्रेन में अपने हथियारों से भयंकर तबाही मचा दी है। इस युद्ध में कई घातक हथियारों से लेकर हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि रूस अब तक कौन कौन से घातक हथियारों का प्रयोग कर चुका है। वैक्यूम बम। रूस को उम्मीद थी कि जंग पर ब्रेक 1 सप्ताह में लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो युद्ध के 27वें दिन रूसी फौज ने प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर दिया। पहले तो इस बम को लेकर रूस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब दुनिया में इसे लेकर हो हल्ला मचा तो रूस बड़ी मुश्किल से इस बम के इस्तेमाल के बारे में माना। ऐसे में आपको बताते हैं कि वैक्यूम बम क्या है। अब तक बने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार है। इसे एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। ये थर्मोबैरिक हथियार है। इसमें 100% पेट्रोलियम फ्यूल होता है। धमाके के बाद यह आसपास से ऑक्सीजन को सोख लेता है। विस्फोट होने पर सुपरसोनिक तरंगे पैदा होती हैं। अब आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताते हैं जो जंग मैदान में तबाही बना हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं।
1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल से परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। पहली बार इस मिसाइल की टेस्टिंग 2018 में की गई। हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम, दुश्मन को टारगेट करने के लिए रूट बदल देती है। रडार से पकड़ पाना मुश्किल है। लॉन्च होते ही 4 मैक स्पीड पकड़ लेती है। लॉन्च के बाद 10 मैक स्पीड हासिल कर लेती है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 20 मार्च को रूस ने ब्लैक सी और कैस्पियन सी से यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी। इन मिसाइलों से रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों वाले क्षेत्र और डिफेंस एरिया, सरकारी इमारतों को नेस्तनाबूद कर रही है। ये बिना किसी व्यक्ति के ऑपरेट होती है। इसका काम टारगेट पर विस्फोटक या पेलोड गिराना है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट करती है। जल, जमीन और आकाश से अटैक कर सकती है। अमेरिकन टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी खतरनाक है। मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर है। रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, जंग के मैदान में रूसी सैनिक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इस्कंदर मिसाइलों को रूस ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर दागा है। IK-720 इस्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर है। क्लस्टर बम, इसकी बनावट कनस्तर की तरह होती है जिसमें सैकड़ों बम भरे होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच छोड़ा जाता है। इसके विस्फोट से काफी लोग मारे जाते हैं। इसमें सैकड़ों बम होते हैं। सभी बम एक साथ धमाका नहीं करते। थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद विस्फोट होते हैं। विस्फोट से हजारों लोग शिकार हो जाते हैं। BMPT रूसी टैंक, युद्ध में BMPT टर्मिनेटर टैंक से भी रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यह टैंक एक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है जो गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर और कम स्पीड वाले वाहनों को मार गिराने में सक्षम। जंग के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक की मदद करता है। BM-30 रॉकेट लॉन्चर, जंग के मैदान में रूसी सैनिक BM-30 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। इसके जरिए यूक्रेनी फौज को निशाना पर ले रहे हैं। यह हैवी रॉकेट लॉन्चर है। सॉफ्ट टारगेट, बैटरी, कमांड पोस्ट के लिए काफी अहम है। KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर, जंग में रूस हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। बावजूद इसके रूस अपना झंडा फहराने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। रूस KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी यूक्रेन में कर रहा है। प्रभावशाली उड़ान इसे खास बनाता है। दुश्मनों को भारी नुकसान करता है। इसके अलावा रूस और भी कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की तबाही के लिए T-80 मैन बैटल टैंक से भी हमला किया गया है।
ये रूस की ओर से बनाया गया खास टैंक है। वहीं रूस सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान से भी यूक्रेनी सेना को निशाना बना रहा है। Su-35 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो एक बार में काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे पड़ोसी मुल्कों की हालत ठीक नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक संकट से लोग परेशान हैं। महंगाई की मार और जरूरी सामान नहीं मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। कुछ ऐसी हालत एक और पड़ोसी मुल्क में होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हिमालय किंगडम नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ दिनों में काफी कम हो गया है। काफी मात्रा में आयात होने से नेपाल का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आर्थिक संकट के पीछे और भी क्या क्या वजह है, आइए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर होने की वजह से मुल्क के लोग खाने पीने के लिए मोहताज हैं। राष्ट्रपति भवन के पास प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। अब इसी तरह के हालात एक और पड़ोसी मुल्क में बनना शुरू हो गया है। यह है हिमालय देश नेपाल। पर्यटन के लिए विश्वविख्यात दुनिया भर से सैलानी माउंट एवरेस्ट चोटी को देखने आते हैं। यहाँ के हिल स्टेशन पर जाकर लोग आनंदमयी होते हैं, लेकिन अब यहाँ की हालत काफी खराब होने लगी है। आर्थिक नब्ज कमजोर पड़ने लगी है। इस नब्ज को समझने के लिए पहले इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। नेपाल की जनसंख्या करीब 2.9 करोड़ की है। अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.5 करोड़ डॉलर है। सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का करीब 43% है। मौजूदा महंगाई दर करीब 7% है। एक वक्त था जब नेपाल आर्थिक रूप से काफी संपन्न था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अस्थिर सरकार और कोरोना महामारी ने हिमालय किंगडम को खोखला कर दिया। पिछले कुछ महीने में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गोता खा रहा है। जुलाई 2021 में 1175 करोड़ डॉलर था। मार्च 2022 के मध्य में 975 करोड़ डॉलर रह गया और 7 महीने में 200 करोड़ डॉलर की गिरावट आई। यानी 7 महीने में 24,000 करोड़ नेपाली रुपए कम हो गया। विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने के लिए नेपाल सरकार ने कई कदम उठाए। उनमें से एक है विदेश में रहने वाले नेपाली लोगों से देश के अकाउंट में विदेशी मुद्रा जमा करने की अपील। विदेश में नेपाली नागरिकों की संख्या अच्छी खासी है। कुल जीडीपी में 1/4 हिस्से का अंशदान है। नेपाली नागरिक बड़े पैमाने पर स्वदेश पैसा भेजते हैं। 5वां बड़ा देश जहां विदेशों में रहने वाले नागरिक पैसा भेजते हैं। नेपाली सरकार ने अपने नागरिकों से विदेशी मुद्रा भेजने को कहा है। फॉरेन रिजर्व में कमी के पीछे कई वजह है, लेकिन इसमें कोविड महामारी और निर्यात में कमी का रोल सबसे अहम है। पर्यटन नेपाल का अहम कारोबार शुरू से रहा है। इससे देश को काफी राजस्व मिलता था। आर्थिक हालात बिगड़ने में पर्यटन उद्योग का धराशायी होना एक अहम वजह माना जा रहा है। 2018 में नेपाल में 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। 2019 में घटकर करीब 11 लाख रह गए। 2019 में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक गए थे। इनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा थी। कोविड की वजह से विदेशी पर्यटक की संख्या 9 के बराबर रह गई। 2018-19 में टूरिज्म से नेपाल को 75 बिलियन नेपाली रुपए की कमाई हुई। 2020-21 में महज 7 बिलियन नेपाली रुपया रह गया। कोरोना महामारी के दौरान टूरिज्म में 90% की गिरावट रही। आर्थिक हालात खराब होने के पीछे कई वजह है। उनमें से एक कारण है आयात बढ़ जाना और निर्यात घट जाना। नेपाल में इंपोर्ट काफी बढ़ गया है।
देश में सबसे बड़े आयात उत्पाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। नेपाल के पूरे आयात का ये 14% है। तेल की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था खराब हो गई। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की वजह से पेट्रोलियम उत्पाद काफी महंगा हो गया और इससे बचने के लिए नेपाल में 2 दिन की छुट्टी की बात चल रही है ताकि लोग घर पर रहें और पेट्रोलियम उत्पाद का आयात कुछ हद तक कम किया जा सके। यही नहीं, नेपाली सरकार ने अपने मंत्रालयों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के ईंधन भत्ते में 20% की कटौती की है। नेपाल के आर्थिक हालात धीरे धीरे गंभीर बनते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ने से लोग पहले से ही हलकान हैं। विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी कम हो गया है। ऐसे में तो यही लग रहा है नेपाल भी कहीं श्रीलंका की तरह न हो जाए। इस बात की संभावना दिखाई देती है कि आने वाले समय में श्रीलंका की तरह से ही नेपाल में भी आर्थिक संकट गहरा सकता है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नेपाल का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो लगातार कम हुआ है। पिछले 8 महीनों में नेपाल के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 16% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। और कोरोना की पैंडेमिक के दौरान नेपाल की इकॉनमी भी हिट हुई है। नेपाल रिमिटेंसेस से सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हासिल करता है और रिमिटेंसेस में भी भारी कमी आई है। एक वक्त था जब नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर निर्भर करती थी, लेकिन अब चीनी दखल नेपाली बाजार में बढ़ता जा रहा है। नेपाल पर चीनी पकड़ पहले से ज्यादा। भारत से 70% सामान नेपाल खरीदता है। 2019-20 में करीब 980 करोड़ डॉलर का आयात किया। भारत के बाद चीन का नंबर आता है। 2019-20 में नेपाल ने चीन से करीब 149 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाली बाजार पर चीनी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कुछ यही हालात श्रीलंका में हैं। ऐसे में तो यही लग रहा है कि नेपाल धीरे धीरे चीनी चंगुल में फंसता जा रहा है। नेपाल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को या अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कोई सार्थक कोशिश नहीं की है। हाँ, नेपाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से चीन से काफ़ी कर्जा लिया हुआ BRI के तहत, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत, लेकिन उसमें भी अब परेशानी ये हो रही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कि चीन ने जितना पैसा लगा दिया है नेपाल उसको वापस नहीं कर पा रहा है और नेपाल के ऊपर चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल फिलहाल आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अभी वैसे हालात नहीं बने हैं जैसे श्रीलंका में हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नेपाली सरकार आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए और भारत भी अपने पड़ोसी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए पूरी कोशिश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज राष्ट्रीय आवाज में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।